दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में। यानी कि जितने भी बच्चे 2024 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वे क्लास 10th में हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल हिंदी का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर मतलब कि कैसे आता है, हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए पेपर का कोड आपको ऐसे ही मिलेगा आपके पेपर पे 801 पीए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आपको पेपर का कोड ऐसे ही मिलेगा 801 पीए। ओके, और 901 यहाँ पे तो कोड फिक्स रहता है और एक कोड बदलता रहता है। एक कोड आपके पेपर पे क्या रहता है, बदलता रहता है। और देखिए यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पे अपना नाम भरना होता है, यानी कि आपका रोल नंबर और नाम। और मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड जो आपका एग्ज़ाम होता है यूपी बोर्ड का, उसमें टोटल 7 सेट के पेपर बनते हैं। कितने पेपर सेट के पेपर बनते हैं? टोटल 7 सेट के, यानी कि 7 सेट के पेपर बनते हैं। और उन सातों सेट के पेपर मैं रखा हूँ। 2023 का जितना भी पेपर था सातों सेट का, उसको मैंने रखा हुआ है और मैंने वीडियो भी बनाई है उस पर। शॉर्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यानी कि सोच सकते हैं कि आपकी तैयारियों को बेहतर करने के लिए मेरे पास टोटल 42 क्वेश्चन पेपर हैं। यूपी बोर्ड के टोटल 42 क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी हाल ही के, यानी कि जो न्यू पैटर्न पे पेपर आपका हुआ है, उस न्यू पैटर्न के 42 क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं। और उसी के जरिए मैं आपको तैयारी को बेहतर करूंगा। इसीलिए यदि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाता हूं आपके लिए मॉडल पेपर की, तो आपको तुरंत ही मिल जाए। क्योंकि मॉडल पेपर भी आपके पेपर का एक अभिन्न अंग है। यानी कि अगर जो आप मॉडल पेपर हल करते हैं तो आपके अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका कोड 801 पीए है, तो कोड बदलता रहता है सबका, सब पेपर का कोड अलग अलग होता है। जैसे 7 सेट होते हैं, तो उन सातों सेट को अलग अलग कोड होता है। ओके, और पूर्णांक कितने होते हैं? 70 होते हैं। और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट होता है। ओके, तो समय आपका 3 घंटे 15 मिनट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अब देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है। जैसे कि सभी प्रश्न क्या है इसमें अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ व खंड ब हैं। खंड अ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें उत्तर ओएमआर, मतलब कि उत्तर को इसमें भरना है ओएमआर उत्तर पत्रक पे। यानी कि आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी ओएमआर सीट पे आपको उत्तर को फिल करना है। और जो आपका खंड अ रहेगा, उसमें आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पे क्या करना है, देना है उत्तर। और सावधानी देखिए कि ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। यानी कि यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आप अगर जो उत्तर दे दिए हैं एक बार, तो उसको काटे पीटे नहीं या फिर व्हाइटनर का प्रयोग न करें, ना तो नहीं तो आपका अमान्य मान लिया जाएगा। तो इसी तरह के आपके निर्देश थे। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे उसके सामने उसका अंक लिखा होगा कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए खंड ब में 50 वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न और 50 वर्णनात्मक प्रश्न। यानी टोटल पेपर कितने नंबर का? 70 नंबर का, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल का, जो कि आपके स्कूल से मिलता है। और देखिए खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर साथ ही करें। ओके, और देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका पेपर जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही 3 घंटा 15 मिनट बीतेगा, वैसे ही आपका पेपर छीन लिया जाता है। आपको फिर भी 1 मिनट का भी मौका नहीं दिया जाता है। इसीलिए आप समय नष्ट मत कीजिए और प्रारंभ मतलब कि अंतिम से प्रारंभ तक करते जाइए, या फिर प्रारंभ से अंतिम तक करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पेपर कैसा है आपका। यहाँ पे हम पेपर को दिखाते हैं। हालांकि थोड़ी सी साइज आपको दिक्कत हो रही होगी, बड़ी छोटी हो जा रही है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला प्रश्न है खंड अ में कि बहुविकल्पी प्रश्न है आपका कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मार्क भी किया होगा कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर आपके गद्य साहित्य से आने वाले हैं और 5 नंबर आपके पद्य साहित्य से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है, तो छायावादी युग क्या इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलसूत्र किस विधा है। मंगलसूत्र की विधा है, जो मंगलसूत्र है वो क्या है? क्या नाटक है कि एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है? तो मंगलसूत्र क्या है? एक उपन्यास है।
मंगलसूत्र एक उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल तथा तितली और इरावती के लेखक हैं। जो कंकाल है आपकी, तितली है और इरावती है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल, तितली और इरावती के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही कृति में किसकी जीवनी वर्णित है? यानी जो कलम का सिपाही कृति है उसमें किसकी जीवनी के बारे में बताया गया है। लेखक कौन है ये नहीं पूछा है। लेखक पूछेगा तो कौन रहेंगे? अमृत राय। लेकिन किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की। किसकी जीवनी है उसमें? प्रेमचंद की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है, जो आपका शुक्लोत्तर युग होता है उसकी समय अवधि क्या है? क्या 1919 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक? तो आपको पता होगा कि 1938 ईस्वी से अब तक। ये गलत है, ये अब तक वाला नहीं होगा इसमें। 1919 से 1938 तक क्या इसमें सही है। हालांकि कुछ क्वेश्चन गलत मार्क किए गए हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। 1919 से 1938 तक शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है, क्योंकि अब तक आएगा तो आधुनिक में चला जाएगा, यानी आधुनिक जो युग होगा आपका उसमें चला जाएगा। लेकिन शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनग रचना है। अनग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अनग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दिया और इसमें आपको ज़्यादा घुमा फिराऊंगा नहीं। जैसे सातवां है कि मीराबाई कवित्री किस युग की हैं? जो मीराबाई कवियत्री हैं वो किस युग की हैं? तो भक्ति काल की हैं। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है, भक्ति काल। डी वाले ऑप्शन को आप OMR में क्या करेंगे? ऐसे गोला कर देंगे आप अपने काली बॉल पेन से या फिर नीली पेन से, किसी भी पेन से कर सकते हैं, लेकिन काली यूज करेंगे तो ज़्यादा प्रीफर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव बावनी रचना है। शिव बावनी किसकी रचना है? तो भूषण की। किसकी? भूषण की रचना है। किसकी रचना है शिव बावनी? तो भूषण की। आधुनिक काल की समय सीमा है। जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1848 से लेकर अब तक, यानी मॉडर्न टाइम, यानी जो अब तक है, यानी आधुनिक युग, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 से लेकर अब तक क्या है? आधुनिक काल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा निजा, निहार, यामा, संज्ञा, गीत, दीपशिखा, ये सभी क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन जो युगांत है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। वो महादेवी वर्मा की रचना क्या है? नहीं है। 11वां क्वेश्चन है आपका कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। जो हास्य रस होता है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्या रति होता है, निर्वेद होता है, कि हास होता है, कि विस्मय होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। क्या रूपक अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? तो जिसमें उपमा की उपमेय से, यानी कि उपमा अलंकार जिसमें तुलना की जाए उसमें क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी पीपर पात सरिस मंडोला, यानी जो पीपल का पत्ता है वो मन के समान क्या होता है? डोलता है, यानी मन के से तुलना की जा रही है उसकी, यानी उपमा अलंकार इसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? क्या 4 चरण होते हैं? 2, 3, 1? तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उप क्या है? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी जो उप है वो क्या है? उपसर्ग है। जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, यानी पहले लगने वाला, और सफिक्स यानी बाद में लगने वाला, जैसे कि प्रत्यय जो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अलंकार के भेद हैं। जो अलंकार हैं उसके भेद कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 2 है। तो अलंकार के भेद कितने हैं? 2 हैं। अलंकार के 2 भेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य में समास है। इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि जिसमें भी सत्य और असत्य, झूठ और सत्य, दिन और रात, यानी एक दूसरे के विपरीत बातें आए और आए, या फिर ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं डैश का, ये चिन्ह आ जाए अगर जो बीच में, तो आप कौन सा समास करेंगे? द्वंद्व समास, यानी वो एक दूसरे क्या है? विपरीत है। जैसे दिन रात, सूरज चंदा, सत्य असत्य, ये सब क्या है? एक दूसरे के मतलब कि क्या है? विरुद्ध है, यानी कि आप कह सकते हैं विलोम है। तो इसीलिए क्या है? द्वंद्व समास है, द्वंद्व। पक्षी का पर्यायवाची है। 17वां क्वेश्चन आपका, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? क्या द्विज है, मीन है, रसना है, मूड है? पक्षी का पर्यायवाची क्या है? द्विज। द्विज क्या है? पक्षी का पर्यायवाची। खग हो गया, विहग हो गया, ये सब क्या है? पक्षी की पर्यायवाची है। 18वां है कि अव्युदय में कौन सी संधि है? जो अव्युदय है उसमें कौन सी संधि है? क्या अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि?
तो यड़ संधि है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। क्या होता है? इको यड़ची। ए यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। कभी कभी डायरेक्ट इसमें पूछ देता है इको यड़ची। ओके, आप इसे कर लेंगे इको यड़ची। 19वां क्वेश्चन है कि मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है, तो मधु क्या है? मधु ही इसका राइट ऑप्शन है। और 20वां क्वेश्चन आपके, जैसे कि 20 बहुविकल्पी आप कहोगे तो ये लास्ट बहुविकल्पी है आपका, कि पठेताम धातु का वचन एवं रूप है। पठेताम धातु का वचन रूप कौन सा है? तो प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन। ओके, अब देखिए यहीं से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। यानी जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसे आपको ओएमआर शीट पे फिल करना था, वो आपके यहीं से खत्म हो जाएंगे। अब आपका खंड ब स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 50 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि इससे कैसे पैटर्न को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खंड ब दे दिया और वर्णनात्मक प्रश्न, और आपको यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया है, आप इसको पढ़िए। जैसे कि कहानी से कहानी बनती चली गई, और बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जैसे मान लीजिए आपने इसको पूरा गद्य को पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करें? नीचे स्क्रॉल डाउन करें और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका संदर्भ लिखिए, गद्यांश की रेखांक की व्याख्या लिखिए, और दीवारों पर कौन से चित्र बने थे। अगर जो आपको नहीं पता चल रहा है कि किस चैप्टर का है, तो आप इसे न लिखें। लेकिन ये तो चैप्टर साफ साफ आपको यहाँ पे दिख जा रहा है कि कोई अजंता में आकर देखो। यानी जो अजंता की गुफाएं हैं, उसमें जो अजंता वाला चैप्टर है वो क्या है? उससे लिया गया है। तो संदर्भ आप लिख लेंगे, इसकी व्याख्या भी आप अगर जो कर लेंगे, या अगर जो आप इसका अर्थ जानते हैं। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो जो अथवा करके दिया है वो भी कर सकते हैं। आप ये ऊपर वाला कीजिए, या फिर जो अथवा करके दिया है इसको कीजिए। जैसे अथवा करके दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। जैसे कि दुनिया एक तरह से स्वार्थी होती है। अगर जो मेरे पास बल नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक ऐसा मित्र हो जिसके पास बल हो, ताकि अगर जो मेरी कहीं लड़ाई हो जा रही है, तो क्या करे? वो मेरी सहायता कर सके। ऐसे लोग सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि जो हम में गुण नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा मित्र मिले कि उसमें क्या हो? वे गुण विद्यमान हों। तो देखिए जब मित्रता की बात आ गई, तो ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए इसका आंसर आपको लिखना कैसे है। हालांकि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, पीडीएफ छोटी बड़ी हो रही है, तो इससे कोई आप टेंशन मत लेंगे, क्योंकि ये दिक्कत है थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ जुड़ता है, निर्बली बली का और धीर उत्साही का। यानी जिसके पास धीर है, जिसके पास उत्साह नहीं है, उत्साही का साथ जो होता है। और चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का, यानी जिसको चिंता लगी रहती है वो हमेशा खुश मिजाज आदमी को ढूंढता रहता है। और जो निर्बल होता है वो बली को। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यानी जो मित्रता पाठ के लेखक हैं उनके बारे में लिखना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या किस प्रकार करनी है? आपको व्याख्या में सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे जितना भी दिया हुआ था, जैसे मैंने बताया कि लोग ऐसे मित्र को बनाना चाहते हैं। लोग हमेशा ही अपने स्वभाव के लोगों को मित्र नहीं बनाना चाहते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि दोनों के गुण मिलते हो तो दोनों मित्र ही हो। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सबसे तेज बच्चा होता है, वो सबसे जो बैकबेंचर बच्चा होता है उससे उसकी दोस्ती रहती है। ऐसा होता रहता है। यानी कि जो जरूरी नहीं है कि जो स्वभाव हो दोनों का मैच ही करे तभी लोग दोस्त बन पाएँ, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं। लोग एक दूसरे में दूसरे गुणों को खोजते हैं। जैसे कि मैं अगर जो निर्बल हूँ, तो मैं सोचूंगा कि कोई मेरा बली, जो मतलब कोई बलवान दोस्त हो, क्या बन जाए। ओके, तो इस तरह आपको इसका व्याख्या करना है, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या। नेक्स्ट है कि व्यक्ति एक दूसरे को देखकर आकर्षित होते हैं। कब आकर्षित होते हैं? व्यक्ति एक दूसरे को देखकर तभी आकर्षित होते हैं जब उनमें कुछ दूसरे गुण पाए जाते हैं। जैसे कि निर्बल व्यक्ति बलवान व्यक्ति के पीछे क्या होता है? आकर्षित होता है, कि ताकि वो मेरा मित्र बन जाए। तो इसी प्रकार से आपको व्याख्या वगैरह करनी है, अपने शब्दों में करना है, कुछ ज़्यादा आपको मतलब कि मेहनत नहीं करनी है। अब देखिए इसी तरह आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, और देखिए मैं इसको एक बार आराम से हल करवाऊँगा, अभी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाए मेरे चैनल पे। और देखिए पूरा का पूरा आपका हिंदी का सिलेबस है। और जैसे ही आपको यहाँ पे देखते जाइए, आपके 5 नंबर के अब यहाँ से संस्कृत से मिलेगा, आपको संस्कृत गद्य से मिलेगा, उसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना रहेगा।
और बिल्कुल मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे आपको खंड काव्य मिलेगा। आप जिस भी ज़िले से हैं, आपके ज़िले में जो सा भी खंड काव्य लगता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उस खंड काव्य को कर सकते हैं। अगर पूजा खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, कोई भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय। अब आपको जीवन परिचय मिलेगा जो कि 5 नंबर का होगा और इन तीनों में से कोई एक करना होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर जो आप जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आप आराम से कर देंगे। तो आप जीवन परिचय रट ही जाइए। देखिए इसमें भी जीवन परिचय 3 लोगों का है, इसमें से भी आपको एक को करना है और 5 नंबर मिल जाएँगे आपको। तो इसी प्रकार ये सब तो बताने लायक क्वेश्चन है नहीं, ये सब तो आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। अब देखिए इसी तरह आपके फिर मिलेगा, संस्कृत में उत्तर देना रहेगा इसका कि ज्ञानम कुत्र संभवति, भारतीय संस्कृता मूल्यम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है, कुत्र मरणम मंगलम अस्ति, चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर एक वीर आसित, चंद्रशेखर एक वीर थे, कुत्र मंगलम मतलब कि मरणम मंगलम आसित, तो काशी में मरना क्या है, मंगल है, यानी कि वाराणसी मरणम मंगलम आसित। वैसे और भारतीय संस्कृत का मूल क्या है ये पूछा है। तो इस तरह आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर लिखने हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। और लास्ट में आपको एक 9 नंबर का निबंध मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उसमें 9 नंबर का होता है, यानी 70 में से आपके 10 नंबर का है, यही मान लीजिए अगर जो आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको निबंध छोड़ना नहीं है, निबंध आपको लिखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को टच करना है। ऐसा नहीं कि केवल 1-2 क्वेश्चन कर दिया उसके बाद से फिर छोड़ दिया फिर कर दिया, यानी आपके टोटल क्वेश्चन जितने भी हैं उस सब क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।